यार करें सर, इसको ऑन है, करें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। आज आपसे हम संक्षेप में बात करना चाहते हैं उसी श्रृंखला में जिसमें पहले भी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आज नया मुद्दा है जीएसटी के विषय में जो प्रस्ताव आया है और उसका सीधा संपर्क है पिछले कई हफ्तों, कल परसों, बाकी हफ्तों की आपसे वार्तालाप से। तो मैं कहना चाहूँगा शुरुआत में दोस्तों कि जीएसटी बढ़ाकर मोदी जी मारेंगे अब जनता को झापड़। जीएसटी बढ़ाकर मोदी जी अब मारेंगे जनता को झापड़। अब आम आदमी न खा पाएगा गुड़, न खा पाएगा पापड़। ये सीधा संपर्क रखता है उस प्रस्ताव से जिसमें गुड़ और पापड़ 143 आइटम्स के साथ मिश्रित हैं प्रस्तावित रेट इंक्रीज के लिए। क्या पहले ही भाजपा ने जीएसटी से कम था लूटा? क्या पहले ही भाजपा ने जीएसटी से कम था लूटा? अब तो हम न खरीद पाएंगे चश्मे और न जूता। तो ये दो और आइटम हैं जो प्रस्तावित बढ़ोतरी के लिए सूचित हैं। दोस्तों, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा प्रमुख टैक्स है और आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स सबको और विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निचले वर्ग को सबसे ज़्यादा पीड़ित करता है। वो प्रपोर्शन में नहीं होता, वो सब पे बराबर पड़ता है और जो मध्यम वर्ग और निचला वर्ग है उसको सबसे ज़्यादा पेट पे लात मारता है। अब इस बार जो प्रस्तावित है, मुझे लगता है कि ये कुछ लुप्त सुप्त सरकार कर रही है या सरकार के सीधे दाएं हाथ को मालूम नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है। बड़ा एक रहस्यमयी विचित्र सा प्रस्ताव है। ये मानते हैं हम कि प्रस्ताव है, लेकिन ये प्रस्ताव केंद्र सरकार का है और तुरंत कार्यान्वित होने के कगार पर है। ये क्यों है विचित्र, क्यों है रहस्यमयी? प्रस्ताव है 143 आइटम जिनकी सूची दी गई है प्रस्तावित बढ़ाने के लिए। उसमें ऐसे अजीबोगरीब आइटम्स हैं, पापड़, गुड़, घड़ियाँ, सूटकेस, हैंडबैग, कलर टीवी सेट्स 32 इंच से कम। ये 32 इंच से कम बड़ा रोचक है, छोटे की टीवी सेट्स, चूइंग गम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर। मेरे पास पूरी लिस्ट है, पढ़ नहीं रहा हूँ। इसमें से 92%, 92%, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य और फैक्ट है, 92%, 92% प्रस्तावित है 18% से 28%। सब नहीं, लेकिन 143 में 92%। 18 बहुत ऊंचा होता है, आप बात कर रहे हैं अब 28 की, सबसे ऊंचा स्लैब। ये वो आइटम आपको लगे जो मध्यम वर्ग इस्तेमाल नहीं करता है, ये आपको वो लगे जो निचला वर्ग इस्तेमाल नहीं करता है। पापड़, गुड़, ये अपने कलर टीवी सेट लेस देन 32 इंचेस, वॉचेस, सूटकेसेस, हैंडबैग्स, ये लग्जरी आइटम सबको कह सकते हैं आप। अब विचित्र दाएं हाथ बाएं हाथ का सिंड्रोम देखिए कि इनमें से कई ऐसे आइटम्स हैं जिनको दिसंबर 18 में सूची द्वारा कम किया गया था, 3-4 साल पहले। उनमें हैं यही टीवी वाले 32 इंच से कम, डिजिटल वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग, पावर बैंक्स। अभी 3-4 साल पहले कम किया इनको। और गुड़ और पापड़ जो जीरो में है उसमें क्या औचित्य हो सकता है? 5%, यद्यपि 18-28 नहीं है, लेकिन 5% क्यों लगाते हैं आप गुड़ और पापड़ पे? गुड़ और पापड़ क्या इतना बड़ा एक क्राइम कर रहा है मध्यम वर्ग और निचले वर्ग पे? गुवाहाटी में एक बड़ी रोचक मीटिंग हुई थी 2017 में जीएसटी के विषय में, और गुवाहाटी के 2017 की मीटिंग में
75% आइटम्स को सबसे बड़े स्लैब 28 से कम करके सबसे बड़े स्लैब में करीब करीब सिर्फ 50 आइटम रखने थे और 178 आइटम्स को उस 28% स्लैब से नीचे ले आए थे। आप देखिए ये क्या हो रहा है, हर साल, हर महीने, हर 6 महीने जिगजैग, और अब उनको आप 28 में डाल रहे हैं। ये आप आइसोलेशन में एक अनूठे कैटेगरी में रख के नहीं देख सकते। ये आप तब कर रहे हैं जीएसटी जब आपका होलसेल इंडेक्स 14 और 15% के बीच में है, जिसके विषय में आपने यहाँ से कल बात की थी, और रिटेल है 7.5 के लगभग, कभी 7 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, कभी 6.25 हो जाता है। इनका सीधा संपर्क है, इनको अलग अलग नहीं देखिए। और सबसे बड़ी लात पेट में इसके लगती है जीएसटी से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, इसका परोक्ष दुष्प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक चीज़ पे लगता है, वहाँ तो सीधा पेट पे लात लगती, लेकिन और कई चीज़ों पे इसका असर पड़ता है। रोचक बात एक और देखिए दाएं और बाएं हाथ के सिंड्रोम के विषय में। 2021 सितंबर में लखनऊ में मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, 45th मीटिंग, 45वीं मीटिंग। उसमें माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब 11.5% हो गई है। पहले रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15.5 थी। रेवेन्यू न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि अगर आप सब चीज़ों में 15.5% लगाएं तो भी काम चल सकता है, उससे आपके रेवेन्यू कम नहीं होगा। ये रेट 15.5% से लेके सिर्फ 11.5% हो गई है। ये कह रही है माननीय वित्त मंत्री 2021 सितंबर में। और आज आप 92% आइटम्स 143 में से रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जब 11.5% है, उसको 28% में मूव कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर। ये एक दुभांत है, ये एक आडंबर है, ये एक मजाक है, ये एक क्रूरता है। सितंबर 2019 में आरबीआई ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि इफेक्टिव वेटेड एवरेज जीएसटी रेट, जो एक प्रकार से रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की ही चीज़ होती है, वो उस वक्त 11.5% के आसपास है और 14.5 की आवश्यकता नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं यद्यपि सिर्फ 90% आइटम्स की, हम 28% में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। और अंतिम पहलू, ये कब हो रहा है, ये किस संदर्भ में हो रहा है? जैसा मैंने कहा, संदर्भ नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.5, रिटेल प्राइस इंडेक्स 7.5। उतना ही महत्वपूर्ण संदर्भ है कि आपके जीएसटी कलेक्शंस, आपके खुद के प्रकाशित फिगर में, जिसमें आप डींग मारते हैं, आप अपने आप को थप्पी देते हैं पीठ में, प्रकाशित किए मार्च 2022 में, सबसे आगे उसको कहा है, आपने लिख के कहा है सरकार ने, ऑल टाइम हाई 1.4 लाख करोड़ रुपीस, 1.42 करोड़ रुपया मार्च 22 का फिगर है। ये 30% ज़्यादा है एवरेज मंथली कलेक्शन के, जो औसतन मंथली मासिक होता है फिगर, उससे 30% अधिक है। उस वक्त आप ऐसी लात मार रहे हैं। मध्यम वर्ग इतना ही महत्वपूर्ण है इसमें, निचला वर्ग तो खैर पिस ही रहा है। बल्कि मजाक की बात यह है कि रिवाइज्ड बजट टारगेट था 5.7 लाख करोड़। मार्च 31, 2022 वाला साल जो अंत हुआ है, यानी 21-22 का साल जो मार्च 31 को अंत हुआ है, उसमें टारगेट था 5.70 जीएसटी का, लाख करोड़। वो एक्सीड हो गया है, उसको पार कर लिया आपने। और आप 90%, 92% 143 आइटम्स में से बढ़ा रहे हैं। और अंतिम बात, ये वही नरेंद्र मोदी सरकार है जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के अवतार के पहले मुख्यमंत्री के अवतार में कड़ी निंदा की थी। कहा था जीएसटी फिस्कल फेडरलिज्म के टेनेट्स के रेट्रोग्रेड है। मैं कोट कर रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है, माननीय मोदी जी के शब्द हैं 2011-12 के। इट इज़ रेट्रोग्रेड इन नेचर एंड कंप्लीटली अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। ये उसी सरकार की बात हो रही है जिसने उस वक्त गुजरात से
कहा था पूरे देश को कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल 115वां का विरोध किया जाए पुरजोर तरीके से, आज आप दूसरी तरह से कार्यान्वित कर रहे हैं इसको, क्रूरता से, बेरहमी से और संदर्भ के बाहर। और ये सब अंतिम बात सबसे महत्वपूर्ण कोविड के वक्त कर रहे हैं। कोविड कम हुआ है, जा रहा है, भगवान करे कि पूरा चला जाए, लेकिन हम कोविड को भुला नहीं सकते। अभी हम कोविड से निकल रहे हैं, उस वक्त आप ऐसी प्रस्ताव रख रहे हैं जो आपके खुद के 2017, 19 और 21 के प्रस्तावों के विपरीतार्थक है फ्रेंड्स। और इसलिए हमने कहा था कि ये महंगाई और घोटाला जो महंगाई के विषय में किया है, अब जीएसटी का ऊपर उसमें एक और तीर कसा है सरकार ने। फ्रेंड्स, what we are talking about today would justifiably fall in the category of the treacherous, the tricky and the terrible. The treacherous, the tricky and the terrible by this BJP government. A proposal to increase 92% of items in a list of 143 to a highest available slab category of 28%. I would call it deceitful, dubious and dissembling. Something like this hits the common man, of course, who is being crushed, but it hits the middle class, who is frequently forgotten by everyone. The middle class may be above the lowest class, but they are hit very, very badly. Don't forget that these are 92% of a large list of 143 items. And these items include handbags, suitcases, color TV sets below 32 inches, walnuts, chewing gums, chocolates, custard powder. I do not see any method in the madness. I don't understand the logic and rationale to jump these into the highest category. And remember all the homilies which you were given for so many years about rationalization of this various slabs. You don't want to listen to us, at least listen to the late lamented departed Arun Jaitley. He has said not once but many times. I will read one quotation of his. It's an article he published in the editorial page. Quote, except on luxury and sin goods. The goods I have listed are certainly not luxury and sin goods. Except on luxury and sin goods, the 28% slab has almost been phased out. I mean, this is ridiculous. I cannot imagine a Sarkar speaking in 2, 3, 4 voices like this. 0 and 5% slabs will always remain. I am quoting him. As revenue increases further, it will give an opportunity to policymakers to possibly merge the 12% and the 18% slab into 12% and make it a 2 or 3 slab GST. This is Manya Vitta Mantri, Finance Minister Arun Jaitley, quote unquote. Exact opposite. You are moving 92% in 143 slab. I'm sorry, 92% of 143 items into 28% slab. My apologies. And as per what Mr. Jaitley said, as revenue increases further, it will be possible to merge and make it a 2-rate or a 3-rate slab. Exactly contrary to that, your revenue by your own published figure is an all-time high, quote unquote, all-time high in March 22 at 1.23 lakh crores. And it is 30% higher than the monthly average, and you are doing this the reverse direction. Today you are having 5 slabs, not the 2 or 3 slabs Arun Jaitley talked about. And certainly you are not talking of sin goods and luxury goods when you are talking of such things. Again, the left hand, right hand syndrome, mindlessness, madness without any method. In November 17, you proposed and actually reduced several rates. More importantly, in 2017 Guwahati meeting, 75 items were taken away by the GST Council from the highest 28% slab, leaving only 50 items.
Look at these facts. Today, 90% of 143 is like 120 items are being moved back into that slab. Can you see any logic to it? At least I cannot. Can you see any method to it? At least I cannot. Also, please note that you have to see these issues contextually. Context means what? You are hopefully at the end of COVID, but you are still recovering from COVID. You cannot forget COVID. If it is a ghost and a shadow, we are very happy, but you can't be sure. How many people have died? How many people have had worse, a living death? How many people have lost their jobs? Along with that, you have hit them left, right and center with 14.5% WPI, wholesale price inflation. You have hit them with even worse 7.5% retail price inflation. Now you are hitting them in the solar plexus with GST proposal to increase 120 or 125 items to a 28% slab. Such contexts can never be forgotten. Is the government, are the top people of the government fooling you? Are they misleading you? Are they making false misrepresentations? It certainly seems so if you juxtapose Mr. Jaitley's statement and what is being done now. It certainly seems so if you see Madam Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman's statement as recently as September 21. Jaitley was some years ago. In September 21, she said in Lucknow at the GST Council meeting that the revenue neutral rate for GST has come down from 15.5% to 11.6%. Friends, you know what revenue neutral rate means? If you keep an average rate of 11.6%, it means there will be no loss in revenue. That is meaning of revenue neutral. And that has come down from 15.5 to 11.6. But 120 items are being moved in 1 year after this statement. Not even 1 year, 9 months after this statement. The statement was made in September 21. We are 6 months after the statement. They are being moved to a 28% when the revenue neutral rate is 11.6%. The revenue neutral rate has been held to be 11% or so even by RBI. As I quoted a September 2019 report. Why do you want to catch the middle class by the neck? Why do you want to hit the Aam Aadmi in the stomach? After all, nothing more can be expected from you. You have practiced the worst kind of treachery and hypocrisy on this subject. It was you, Modi Sarkar, Modi in the incarnation of Chief Minister, who called this retrograde in nature and against the tenets of fiscal federalism. उस वक्त जीएसटी में ये 120 आइटम्स को 28% लेने की बात भी नहीं, तब ये कह रहे थे आप. It was you who opposed with a nationwide stir the passage of the Constitution Amendment Bill in 2013, the year before you came into power. Friends, I think this government is all about, as I said, treacherous, tricky and terrible. As I said, it is deceitful, dubious and dissembling. They have no concern and care for the truth. They have no concern and care for consistency, honesty and straightforwardness. And we condemn such duplicitous behavior, most importantly with the middle class and the Aam Aadmi. Thank you. Thank you, Sumit sir. We will first take questions on the suo motu. पहले suo motu खत्म कर लीजिए. हाँ, इसको खोल दो. आप लोग की मांग क्या है 143 वस्तु क्योंकि जो डिटेल्स अभी तक रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, कांग्रेस की मांग क्या है सरकार से? आप लोग विरोध तो कर रहे हैं. दूसरी चीज की आपके जो कांग्रेस शासित राज्य है, उनको कांग्रेस की तरफ से कोई सुझाव दिया जाएगा? छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्योंकि सुझाव तो वहां से भी मांगे जाएंगे. दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है. जहाँ तक पहले प्रश्न का सवाल है, मेरा उत्तर बड़ा स्पष्ट है. जो मैंने विरोध किया आपके साथ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसकी भर्त्सना करती है, इसको पूरी तरह से विरोध करती है. इनकी जो आइटम्स की सूची ऐसी है, अगर आप गुड़ को और पापड़ को लें तो उसको भी 0 से 5%, आप 28 को छोड़ दीजिए, 28% को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए. निश्चित रूप से हम विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं, कंडेम करते हैं, भर्त्सना करते हैं. नंबर 2, हमारे और आपके
शासित प्रदेशों का मुद्दा नहीं है, यद्यपि कांग्रेस द्वारा शासित प्रदेशों ने लिखित रूप से इसका विरोध किया है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। कल आप 2 स्टेट में हैं, हम 10 स्टेट में हैं, आज हम 2 स्टेट में, कल आप 10 स्टेट में हैं, उससे क्या नीति बदल सकती है? इस तरह से आपके प्रदेश घबराए हुए हैं मोदी जी से और इसलिए विरोध नहीं करते, उससे सच्चाई बदल जाएगी क्या? मूल मुद्दा है कि आप अगर 120 125 आइटम 28% में डाल दोगे तो रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा रेट का? और कोई भी प्रदेश हो, आदमी तो आम वहां भी वैसे ही हैं, मिडिल क्लास वहां भी वैसी है, उसका रंग नहीं बदलेगा, उसमें बीजेपी सरकार है उस प्रदेश में या कांग्रेस सरकार है, तो निश्चित रूप से ये विरोध के लायक है। जी, Let us first finish with the GST. अगर जीएसटी का कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। 92% out of 143 item, I've been saying 120, 133, I've not done the arithmetic. 92% out of 143 are proposed and slated for movement into 28%, beyond which there is no slab. करेंगे। GST पे और कोई सवाल है? Archana, I'll come to you later. Sir, yes, back to after Rana Kapoor has alleged that the late Mr. Modi Devra and Mr. Ahmed Patel forced him to buy a painting from Priyanka Gandhi Vadra. So, what is the Congress's response to such allegations? So I'll say it in both languages, otherwise you'll keep on repeating the same question. I'll say it in both. I'm glad you asked the question because this is absolutely astonishing. And I don't want to use a strong word, it is almost disgusting, that a 2010 transaction, mark my factual answers, I don't give rhetorical answers, 2010 transaction, a person who is behind bars for years, whose 20, 30 bail applications have been rejected, who is called a crook and a fraudster, makes allegations about dead people, and the government is jumping with joy only because it suits their political angle. They want to keep the pot boiling for 2022 regarding a transaction of 2010, when neither Murli Devra is here to deny it, nor Ahmed Patel sadly is here to deny it. And first and foremost, by your strategic planned leaks to Godi media, do you think the credibility of someone behind bars as one of the master fraudsters of India, supposedly said by the government, not by us, he gains credibility and truth? What is the object of this? Is it the result of your pressure tactics and coercion on a person behind bars, eager to get his freedom, to record statements against political opponents, and to keep a 12-year-old thing boiling just for convenience of politics? Now, having said this, there is another facet which you must remember, and we have already taken this part many years ago from this podium, but I must remind you of the facts. This is the larger perspective. Do you know the increase in loans in the Yes Bank loan book from 2014, mark my dates, till 2019? Do you know that? Does the government which leaked it to the Godi media know this? And did the Godi media carry it? In 2014, the loan book of Yes Bank was 55,000 crores in March 2014. In 2019 March, exactly 5 years later, it had increased 5 times, 2.41 lakh crores. Under your nose or my nose? 19 March, exactly 5 years later, 2.41 lakh crores. That is 5 times. The loan bank of Yes Bank also, the loan book of Yes Bank also showed a very dramatic increase between 2 other dates, which are very inconvenient for the Modi Sarkar, about which neither the Prime Minister nor the Sarkar talks about at all anymore. In March 2016, it was 98,000 crores. And in March 18, it became 2.03 lakh crores. About more than double. Remember when demonetization happened?
October, November 16, I gave you the figure of March 16. Because of an after demonetization, I'm sorry, it increased within 1 year to double. They also don't, and this is all stuff we have taken from this podium. It's on the record, I'm just putting it to refresh your memory, because institutional memory needs to be refreshed by people who try strategic leaks to Godi Media. On 6th March 2020, the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, addressed a conference in Delhi sponsored by the Yes Bank. And the photos are on record in our briefing. Mr. Jha will give it to you if you want it again. It was after the RBI moratorium, anticipating a run on the bank. Most important and last, who invested 2,500 crores as government money into Yes Bank accounts? Haryana Sarkar, Khattar Sarkar. 1,000 crores on behalf of Haryana Vidyut Prasaran Nigam, Electricity Corporation. And another 1,000 crores of the government of Haryana, all put into a sinking bank. This is the great sinking bank in which Modi ji's sarkars, BJP's sarkars are putting money. And lastly, they are trying to create what? A fear psychosis? To scare people? To do political vendetta? They should know better than that. At least spare the dead. At least don't defame people like Devra and Ahmed Patel. I'm sure their successors will issue whatever statements they want to. But at least don't defame them so casually. And you took no action till you are being crushed in jail by coercive methods by this government to come up with this statement in this manner. We all know the credibility of the ED, and more than that, we know the credibility of the person accused in this case who is supposed to have made the statement. मैं आपको हिंदी में थोड़ा विस्तृत रूप से बता दूं जिससे कि बार बार दोहराना नहीं पड़े. देखिए, ये भर्त्सना योग्य है, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बरगलाना, इतना बेशर्मी से आडंबर करना, दुभात करना सत्तारूढ़ सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी करती है. आप गोदी मीडिया को जब चाहें कुछ लीक कर दें, उससे सत्य हो जाता है. अभी तक हमारे देश की ऐसी दुर्दशा नहीं हुई है. तथ्य सबसे सर्वोपरि होते हैं. 2010 का ट्रांजैक्शन 2022 आज 12 वर्ष बाद आप इसको भुना रहे हैं गोदी मीडिया के थ्रू. कौन दे रहा है ये वक्तव्य? किस दुष्प्रभाव से, किस भय, डर, किस प्रलोभन, किस वायदे के कारण वो व्यक्ति दे रहा है जिसकी इतनी महान क्रेडिबिलिटी है, जिसको आप सरकार हर दिन फ्रॉडस्टर बोलते हैं, हिंदुस्तान का मुख्य फ्रॉडस्टर, जो सालों दर सालों से जेल में है, जिसके वक्तव्य की कोई क्रेडिबिलिटी, सच्चाई कोई मान नहीं सकता, उसको आप आगे रखकर अपने राजनीतिक तीर चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध का खेल खेल रहे हैं. ये कौन सा दुष्प्रभाव है आपका, कौन सा प्रलोभन है? एजेंसीज का दुरुपयोग करके वो सामने आएगा. लेकिन आप समझते हैं कि देश और जनता बरगला जाएगी इतने आसानी से, बहका दी जाएगी, तो आपको बहुत गलतफहमी है. ये तो हुआ एक थोड़ा और पॉइंटेड जवाब, लेकिन इसका जो ज़्यादा व्यापक संदर्भ है वो भी बताना बहुत आवश्यक है. मैं सिर्फ आंकड़ों के आधार पर बात करता हूँ. मैं सरकार की तरह गोदी मीडिया में एडजेक्टिव्स देने की मेरे सामर्थ्य नहीं है. आंकड़े क्या हैं? 2014 से 19, मार्च 2014 से के वक्त लोन बुक थी इस येस बैंक की 55,000 करोड़. इसकी लोन बुक प्रिसाइसली ठीक 5 वर्ष बाद 5 गुना बढ़ गई. 2014 मार्च से 2019 मार्च को कितनी हो गई? 2.5 लाख करोड़, 2,41,000 करोड़, 2,41,000 लाख करोड़, 5 गुना. ये हमारे कार्यकाल में हुई या आपके कार्यकाल में हुई? यही बैंक, यही अभियुक्त. एक और बड़ा रोचक आंकड़ा है जिसकी बात आजकल कई सालों से ये सरकार और माननीय मोदी जी करते ही नहीं है. वो इसको स्मृति से विलुप्त करना चाहते हैं. संस्थापिक स्मृति वैसे भी कमज़ोर होती है तो पूरा ही विलुप्त करना चाहते हैं.
डिमोनेटाइजेशन आया अक्टूबर नवंबर 2016 में, उसके दुष्प्रभाव उसके बाद मालूम पड़े। आम आदमी पे दुष्प्रभाव थे, कुछ लोगों को दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं था, फ़ायदा था। येस बैंक का जो लोन बुक थी डिमोनेटाइजेशन के पहले मार्च 2016 में 98,000 करोड़, यानी 1 लाख करोड़ से थोड़ा कम। उसी येस बैंक की लोन बुक डिमोनेटाइजेशन के बाद और पूरी तरह से संभव है उसके कारण 2,03,000 करोड़ हो गई, डबल से ज़्यादा, दुगुनी से ज़्यादा, मार्च 2018 में, ठीक 1 वर्ष सवा वर्ष बाद। तीसरा पहलू व्यापक वाला, 6 मार्च 2020 को, जबकि इनको फ्रॉडस्टर कह दिया गया था, मोरेटोरियम आरबीआई का लग गया था, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस पे बोले दिल्ली में, जिसके बारे में हमने आपको लिखित रूप से सब प्रमाण दिए हैं इस पोडियम से। 6 मार्च 2020 की कॉन्फ्रेंस में जो एड्रेस किया वो किसने स्पॉन्सर की थी? माननीय येस बैंक ने, जिसको आज आप गोदी मीडिया में लीक कर कर के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर तीर चला रहे हैं। और अंतिम, हरियाणा सरकार की 2 एजेंसीज ने, एक सरकार ने सीधा, एक वहाँ के हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने, जो ऊर्जा वाला कॉरपोरेशन होता है, 1500 और 1000 करोड़ यानी टोटल 2,500 करोड़ डिपॉजिट किए थे। 2,500 करोड़ येस बैंक में, इसी वाले डूबते हुए बैंक में, इसी में। तो आप डराने धमकाने, राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति करते रहिए। आप वो लोग जो मृत हैं, जो जवाब देने में अभी समर्थ नहीं हैं, चाहे देवरा जी हों चाहे अहमद पटेल हों, उनके नाम लीजिए गोदी मीडिया के थ्रू। आप इस विषय में कभी तब नहीं बोलिए जब वो लोग थे, जिंदा थे, जवाब दे सकते थे, खंडन कर सकते थे। क्या करेंगे उनके पारिवारिक लोग मानहानि के विषय में या किसी और विषय में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि देश इतना आसान है बरगलाना और बहकाना? अगर आप समझते हैं तो आप खुद अपने मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए। ये तो जो पूरा मैंने उत्तर दिया है ये उसी का हिस्सा है, मैं वापस क्यों दोहराऊं उसको। आज एक अभियुक्त इतने सालों से जेल में अगर कुछ भी कह दे, उसके आधार पर आप मिथ्या प्रचार करें, और जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है वो यहाँ नहीं है, मृत हैं, तो उसका जवाब मैं जो दिया उससे ज़्यादा नहीं दे सकता मैं। जिसको जो करना है वो करेंगे। क्या देखिए, किसी को जो करना है वो उनका स्वायत्त है, उनका हक है, अधिकार क्षेत्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये प्रश्न हो सकता है, उत्तर हो सकता है जो मैंने उत्तर दिया उसके विषय में? मैंने एक भी बात आंकड़ों के अलावा कुछ नहीं कही है। कोई भी जवाब दे ना दे, जो मैं जवाब दे रहा हूं, अगर आपको यही था तो फिर आपने पूछा क्यों मेरे से? उनसे पूछते। एक तरफ तो आप मेरे से पूछते हो, मैं जवाब नहीं दूं तो मेरे ऊपर आरोप लगेगा, फिर जब मैं जवाब देता हूं तो कहते हैं उनको कौन नहीं बोलते हैं वो। तो ये तो पंचतंत्र वाली, चित भी मेरी पटदी भी मेरी। मैं इसका भी हिंदी अंग्रेजी में जवाब दे दूं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर अंग्रेजी में भी आएगा। देखिए, आई कैनॉट कंडेम in harsher terms because I have no words. Can you imagine in a supposedly free country, which the Modi Sarkar repeatedly says that we are committed to democratic values, we have part 3 of the constitution, we have fundamental rights. You are picked up in Gujarat for a tweet, for a comment on the Prime Minister by the Assam police, not served with any documents and taken, as they say, 7 seas away to the other end of the country. And then you are slapped with NSA or UAPA charges, they don't even know for sure which charges.
did Mewani, and I am not appearing for him, I don't know his facts. But anybody in this country, does it think that Mewani has done something to overthrow the government of this nation? Anybody thinks that Mewani has planted explosives in Rashtrapati Bhavan? I mean, there has to be a sense of proportion in this country. How can you slap such serious charges and, I would say, illegally abduct and take to Assam a person and subject him to such kind of absolute torturous behavior? I think it should, apart from the merits of what you are asking, it should make us hang our heads in shame. Because we are a proud democracy, we should and can have differences. Have you ever heard of this in any Congress or non-Congress government, even in a BJP government, that somebody makes a critical comment of the authorities, of the Prime Minister, even if it is the Prime Minister, and is behaved and dealt with like this? I think across political boundaries, across parties, across ideologies, we must all stand up. It is not a case of Mewani at all. It is not a case of Congress at all. It is a case of liberty and the foundations of liberty. And I have no hesitation in saying that courts are highly unlikely. I cannot predict courts, I cannot presume. But I am talking from experience. At the end of the day, I cannot imagine that this will be upheld as a valid detention. दोस्तों, एक मिनट, हिंदी में भी टाइम लगेगा इसमें थोड़ा. दोस्तों, जो आपने प्रश्न पूछा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ मेवानी जी के विषय का प्रश्न नहीं है. ये हमारे गणतंत्र लोकतंत्र की नींव और उसके स्तंभों का प्रश्न है. क्या आप समझ सकते हैं कि 2022 के भारत, जो इतना पुरातत्व का गौरवशाली भारत, संविधान, पार्ट 3, मानव अधिकार, वहाँ पर आप असम से आके गुजरात के एक राजनीतिक लीडर को उठा के ले जाएं असम, अभी तक कागज़ पत्र न दें उनको, और मुख्य आरोप कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के विषय में कुछ कहा या लिखा, और उस विषय में ऐसे आरोप जिसका भी हमको पूरी तरह से संज्ञान नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि या तो यूएपीए या एनएसए या दोनों के हैं. क्या आप कोई भी मान सकता है आज कि मेवानी जी, जिनसे आप असहमत हो सकते हैं, जो कांग्रेस में कभी हो न हो, किसी और पार्टी में हो न हो, कोई कह सकता है कि ये संभव है इस देश में कि उनको ऐसे कमेंट, निंदा या ऐसे एक वक्तव्य के विषय में आप उठाकर यूएपीए या एनएसए या इस प्रकार के चार्जेस लगा सकते हैं? और क्या इस प्रकार का दुर्व्यवहार किसी भी माननीय संवैधानिक लोकतंत्र गणतंत्र को शोभा देता है? क्या कभी किसी सरकार में इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं? आप कांग्रेस सरकार छोड़िए, कांग्रेस की गैर कांग्रेस छोड़िए, आप बीजेपी सरकार देख लीजिए. ये तो हद दर्जे की एक मनमानी है, अपमान है इस देश की अस्मिता को. और मैं तो कहूँगा इस पोडियम से कि हर राजनीतिक पार्टी को एकजुट होकर, आइडियोलॉजी कुछ भी हो, राजनीतिक रंग कुछ भी हो, विवाद और फर्क कुछ भी हो, ऐसी चीज़ का विरोध करना चाहिए. और मुझे इस पर भी कोई संदेह नहीं है कि गणतांत्रिक, सांविधानिक, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अंततोगत्वा कोर्ट कचहरी इस प्रकार के अवैध कारनामों को अपहोल्ड नहीं कर सकता. अच्छा, See, I don't think it will be fair for me to say much, because then the next question will be you are making comments on a directly matter which is going on. But I have no hesitation of saying from this podium that if a course of law is initiated by a government in power, do the Ranas or Mr. Somaiya, who lands up to visit the accused behind bars, do they carry an immunity or a special 9th schedule status, that just because they belong to the BJP or tom-tom the BJP's ideology, they will be untouched? There is a complaint filed, nobody has picked them up like Mewani was picked up.
complaint is filed, they are in fact protected by demonstrations, they are then taken to custody, they are at liberty to file what they want, they have all the papers, and directly on the same days you are having this lawlessness which you see in the case of Mewani and Gujarat. I think the contrast is striking. And if you have the option and the opportunity of using these words and doing this provocative sloganeering which the Ranas are alleged and which Mr. Somaiya does every day, then well, you should be jolly well ready to face legal consequences. You are entitled to get whatever the law gives to you or you deserve under law. देखिए, इसमें मैं विस्तार से नहीं बोलना चाहता क्योंकि कहा जाएगा कि वहाँ पर एक कांग्रेस समर्थित सरकार है और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ उस विषय में। लेकिन मुझे इतना बोलने में कोई झिझक नहीं है कि जो अभी आपने पूर्व प्रश्न पूछा और इस प्रश्न में जो कॉन्ट्रास्ट है, उससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट कहीं नहीं हो सकता। यहाँ पर आप राणा कपल हों या सोमैया जी हों, आप कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत अरेस्ट होते हैं, उससे पहले आपको सुरक्षा दी जाती है, आप आगे बढ़कर ऐसे ज़बरदस्त शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि एक बहुत बड़ा एक वातावरण बने, गर्म वातावरण, आपसी वैमनस्य का वातावरण। उसके बाद आपको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अरेस्ट होते हैं, सब कागजात मिलते हैं और आपके सब अधिकार क्षेत्र कानून के अंतर्गत खुले हैं। और फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं जैसे कि चूंकि आप बीजेपी से समर्थित हैं या बीजेपी के निकट हैं तो इसलिए कानून का हाथ आपके दरवाजे पर रुक जाना चाहिए। और ठीक विपरीत इसके उसी के प्रदेश के पास वाले प्रदेश में एक बीजेपी प्रशासित प्रदेश के लोग जैसे कोई हवाई जहाज से पैराशूट से आते हैं और उठा के ले जाते हैं व्यक्ति को 7 समुंदर पार, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, एक ट्वीट या कमेंट, यहाँ तो एक नाच हुआ था राणा द्वारा। मैं समझता हूँ कि जो आस्था है संविधान में, कानून में और लोकतंत्र में, महाराष्ट्र की इस सरकार और असम की सरकार में इससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट नहीं हो सकता। सर एक चीज इसमें और है, एक विषय अगर आप इजाजत दें, राणा दंपति पे सर राजदोष का मामला भी की धारा भी लगाई गई है, आप खुद जाने वाले वकील हैं, आप मानते हैं सर इसमें राजद्रोह का मामला? देखिए, मैंने जैसा कहा कि मैं मेरिट्स पे टिप्पणी नहीं करूँगा, कोर्ट निश्चित करेगा। जो शब्द बोले थे उन्होंने और जो सीधा आरोप लगाया था मुख्यमंत्री के बारे में और जो कई समुदायों के बारे में वैमनस्य फैलाने का प्रयत्न किया था, आपके समक्ष है, कोर्ट निर्णित करेगा। ये संभव है कि तीनों चार्ज अपहोल्ड करे कोर्ट, ये संभव है कि 2 करे, उसमें से 1 करे। रवि, लास्ट सवाल। मेरे उत्तर का मूल एक जो पॉइंट है वो ये है कि ये समझना कि मैं कानून से ऊपर हूँ क्योंकि मेरा नाम राणा है या मैं बीजेपी से संबंधित हूँ, ये बिल्कुल गलत होगा। मधुरेंद्र, आपका सवाल से संबंधित है? देखिए, पहली बात तो ये बड़ा एक रोचक मुद्दा आपने उठाया है, जरा इसमें समय लगेगा इसलिए आज मैं पूरे विस्तार से नहीं बोल सकता, ये अलग मुद्दा है। लेकिन एक बार मान लें कि रोहिंग्या हैं आप, तो रोहिंग्या क्या यहाँ पर वो इंसान नहीं है? रोहिंग्या क्या आदमी या औरत नहीं है? रोहिंग्या क्या कल वहाँ पर बॉर्न हुआ था? ये रोहिंग्या का नाम लेके जहांगीरपुरी से आप क्यों संबंधित करते हो? इसका एक कारण है। मैं आपका मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं, क्यों? इसका एक कारण है, वो कारण समझना आवश्यक है। आपने सीधा एक संदेश भेजने का प्रयत्न किया, सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ खारगांव नहीं, सिर्फ गुजरात नहीं, देश के कई प्रदेशों में, कि ए अगर आप अल्पसंख्यक हैं और बी अगर आप किसी भी हक को प्रदर्शित करते हैं पब्लिक में, तो हम आपको एक सबक सिखाएंगे। अगर आपके 65% आज प्रकाशित है फिगर, 65% एरियाज दिल्ली में अनऑथराइज्ड हैं। 65 आज का प्रकाशित फिगर है, आप लोगों ने प्रकाशित किया है। 65% एरियाज के अंदर से
ये तो एक बड़ा अजीबोगरीब कोइंसिडेंस है कि जहांगीरपुरी के इस वारदात के एक दिन बाद आपने उसी एरिया को चुना और बुलडोज़र भेज दिए और कहा कि ये तो प्रोग्राम 2 महीने पहले बना था। जेम्स बॉन्ड की फिल्म में अंग्रेजी में कहा है, फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनस्टांस, सेकेंड टाइम इट इज़ कोइंसिडेंस, थर्ड टाइम इट इज़ एनिमी एक्शन। ये जेम्स बॉन्ड की एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म है। अब जेम्स बॉन्ड कौन है इसमें और उनके तीर के अभियुक्त कौन है मैं जानता नहीं, लेकिन ये तो बड़ा कोइंसिडेंस हो गया भैया कि आपने 2 महीने पुराने 1 महीने पुराने डिमोलिशन प्रोग्राम को कार्यान्वित किया तुरंत जहांगीर के बाद और पूरी दिल्ली को छोड़ के उस इलाके में। तो इसलिए इसमें रोहिंग्या हो नहीं उसका क्या औचित्य क्या है? अगर रोहिंग्या भी हैं तो आप उनके कानून ले लीजिए, अगर इमिग्रेंट हैं उनके पास कागज़ नहीं है तो उनके लीजिए, आप उसका थोड़ी आप जाके बुलडोजर लेके घर उनका तोड़ सकते हो। सर मेरा सवाल प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर है। बात करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को मजबूती मिली है, ताकत मिली है। और किस तरह से इस इवेंट को और खासतौर पर प्लान को नहीं, हम देखिए हमेशा समर्थन करते हैं अगर कोई ठोस काम हुआ है, अगर कोई आपने विकास का ठोस काम किया, सिर्फ उद्घाटन किया, उससे हम बड़ाई नहीं करेंगे आपकी। आपने अगर बनाया किया तो अच्छी बात है, देश के सबके लिए है। साथ साथ आप इतना ही अगर अपने आप को बधाई दे रहे हैं तो क्या आप नॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर को आज 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष हो गए, 2.5 वर्ष हो गए, क्या आप उसको नॉर्मल कह सकते हैं? क्या आप वहाँ पर आवागमन नॉर्मल कर सकते हैं? वहाँ गणतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकार कर सकते हैं? मैं अभी न 370 की बात कर रहा हूँ, न स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, वो सब व्यापक मुद्दे हैं। आज जो आपकी बार बार सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी थप्पियाँ हैं अपनी खुद की पीठ पर, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या आज आप वहाँ के लोगों को एक आम बहुमत में भी मान सकते हैं कि आपके साथ हैं? तो जब तक आप ये, और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने इनिशिएट किए, हमने आधे ज़्यादा ख़त्म कर दिए। अगर आप सिर्फ फीता काटने और उद्घाटन करने के लिए, तो हम तो बहुत आपके साथ समर्थन करेंगे, अच्छी बात है, कम से कम ख़त्म तो किया आपने उसको। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।